Good morning, students. We have started reading lesson number 2 in history, and the topic is the regional kingdoms. We have read up to page number 24. Today we will start reading case study. Case study about the Cholas. The Cholas of Tanjavur. The Chola Empire arose in the 9th century by capturing the Pallava subordinates Muttaliyar family ruling in Kaveri Delta. चोला साम्राज्य जो है उसका उदय 9th सेंचुरी में हुआ था और वे सबसे पहले पल्लव राज्य के मुत्तलियार फैमिली को कैप्चर कर लिए जो उस समय कावेरी डेल्टा में शासन करते थे। द चोला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विजयालया। चोला वंश के संस्थापक विजयालया थे। They brought under their control a large part of the Deccan Peninsula. वे डेक्कन पेनिनसुला के अधिकतर भाग को अपने नियंत्रण में कर लिए थे, अपने कंट्रोल में कर लिए थे। The Cholas also developed a powerful navy which enabled them to develop India's sea trade in the Indian Ocean and to conquer Sri Lanka and the Maldives Islands. चूंकि आते ही मतलब अपना राज्य स्थापित करने के बाद सबसे पहले वो अपने नौसेना को सबसे ज्यादा विकसित किए। नौसेना विकसित करने के बाद समुद्री रास्ते से उनका व्यापार करना आसान हो गया। वे सबसे पहले इंडियन ओशियन हिंद महासागर के रास्ते से व्यापार करना शुरू किए। उसके बाद वो श्रीलंका को जीत लिए, मालदीव्स को भी जीत लिए। Their influence was felt even in the countries of Southeast Asia. वे साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों को भी अपने प्रभाव में ले लिए थे। The Chola Empire marked a climax in South Indian history. साउथ इंडियन हिस्ट्री में चोला एम्पायर एक महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। द ग्रेटेस्ट चोला रूलर वेयर राजा राजा एंड हिज सन राजेंद्र वन। सबसे महान चोला शासक जो थे वो थे राजा राजा जो 985 AD से लेकर 1016 AD तक शासन किए थे। उसके बाद उनका बेटा राजेंद्र वन जो 1016 से लेकर 1044 AD तक शासन किए थे। राजा राजा डिस्ट्रॉयड द नवल फोर्स ऑफ द चेराज ऑफ त्रिवेंद्रम। राजा राजा त्रिवेंद्रम के जो चेरा शासक थे उनके नौसेना को बर्बाद कर दिए। He also defeated the king of Pandya dynasty and conquered Madurai. वे पांड्या वंश के राजा को भी हरा दिए और हराने के बाद उनके राज्य मदुरई को भी जीत लिए। He invaded Sri Lanka and annexed its northern part to his empire. वे श्रीलंका पर भी चढ़ाई कर दिए और श्रीलंका के उत्तरी भाग को अपने राज्य में मिला लिए। कहने का मतलब है वे अपने साम्राज्य को धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ाते गए। By this conquest, he wanted to bring the trade with Southeast Asian countries under his control. ये सब एरिया को जीतने के बाद वे साउथ ईस्ट एशिया के देशों में पूरे व्यापार पर अपना कंट्रोल कर लिए थे। Another of his naval victory was the conquest of Maldives Islands. उनका एक और विजय जो था वो मालदीव को जीतना भी था।
Rajendra I and his successors continued to the policy of annexation by defeating the Pandya and Cheras and making their territories a part of the Chola Empire. ये जो आपके ये राजेंद्र वन जो थे और उसके बाद जो चोला वंश के राजेंद्र वन थे वो और उनके बाद जो राजा बने उनका मुख्य उद्देश्य जो था दूसरे देश पर हमला करके उसको अपने राज्य में मिला लेना और अपने साम्राज्य को और बड़ा से बड़ा बनाना। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका वॉज ऑल्सो कम्प्लीटेड। श्रीलंका का विजय भी पूरा हो चुका था। श्रीलंका वॉज नॉट एबल टू फ्री herself फ्रॉम द चोला कंट्रोल फॉर अनदर 50 years। श्रीलंका को जब वो अपने अधिकार में ले लिए तो श्रीलंका 50 वर्षों तक आजाद नहीं हो पाया। Chola's inscription give us a lot of information regarding the conquest, administration, trade, agriculture and people of the Chola Empire. These inscriptions are largely found on the walls of the temples, records of gifts given by or to the king. Another remarkable style of inscription found around in this period was the inscription done on the copper plates which were strung with each other with a ring. This ring was attached with the royal seal of the king. The people of Chola Empire were mainly peasants, farmers and craftsmen. चोला राज्य में कुछ वहाँ के उस समय के राजा कुछ इंस्क्रिप्शन भी बनवाए थे। इंस्क्रिप्शन बनाने के बाद इस इंस्क्रिप्शन को कहाँ लिखा गया था? इंस्क्रिप्शंस आर रिकॉर्ड्स रिटेन ऑन वॉल्स, ऑन मेटल प्लेट्स। राजसी आदेश को जो प्लेट का धातु के प्लेट में दीवार पर लिखा जाता है उसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो वो इंस्क्रिप्शन को उन्होंने लिखवाया था कॉपर प्लेट में दीवारों पर और उस इंस्क्रिप्शन में एक राजसी चिन्ह भी लगा रहता था जिससे ये पता चलता था कि ये राजा से संबंधित है। चोला वंश के जो चोला राज्य के जो लोग थे वे अधिकतर किसान थे और कारीगर थे। These inscriptions mainly contain the writings about the incidents, assemblies, wars, conquest, land grants, people crafts and trade of the Chola Empire। ये जो इंस्क्रिप्शन थे ये मुख्य रूप से कुछ चीजों से ही संबंधित थे, जैसे इंसिडेंट्स माने उस राज्य में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो, असेंबलीज कितनी सभाएं हुई थी वो, वॉर्स कितनी लड़ाइयां लड़ी गई थी वो, कॉन्क्वेस्ट कितनी लड़ाइयां जीती गई थी वो, लैंड ग्रांट कितने जमीन को दान दिया गया, कितने लोग क्या कारीगरी करते थे, क्या व्यापार करते थे, ये सब उसमें लिखा रहता था। अब अगला पॉइंट है चोला एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। All authorities rested in his hands, but he had a council of ministers who advised him. चोला वंश का प्रमुख जो होते थे वो राजा होते थे। सारी शक्तियां उन्हीं के पास होती थी, लेकिन राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्रियों का एक समूह होता था जो उन्हें समय समय पर सलाह दिया करता था। The king often went on tours in order to keep a connection with his subjects। राजा अक्सर दौरे पर जाया करते थे यह जानने के लिए कि उनकी प्रजा कैसी है, प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है, इसलिए वो अक्सर दौरा किया करते थे। The Cholas maintained a large army consisting of elephants, cavalry and infantry which were called the three limbs of the army। चोला वंश की सेना 3 भाग में बटी हुई थी, एलिफेंट्स, कैवलरी और इन्फेंट्री, और ये सेना के 3 अंग होते थे। The Cholas also had a strong navy which dominated the Malabar and the Coromandel coast for some time the entire Bay of Bengal। चोला के पास एक मजबूत नौसेना थी जो मालाबार और कोरोमंडल समुद्री तट पर
उनका नियंत्रण था और कभी कुछ समय तक बंगाल की खाड़ी में भी उनका नियंत्रण रहा था। The Chola Empire was divided into mandalams or provinces, and they in turn were divided into Valanadu or nadus or districts. पूरा चोला साम्राज्य जो है वो राज्य में बटा हुआ था और फिर राज्य को जिले में बांटा गया था। जैसा कि आप अपने देश को लीजिए, इंडिया जो है स्टेट में बटा हुआ है, फिर स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। उसी तरह से चोला साम्राज्य भी राज्य में बटा हुआ था, फिर राज्य को जिला में बांटा गया था। द नाडूज यानी डिस्ट्रिक्ट्स वेयर सब डिवाइडेड इनटू कुर्रम और ग्रुप ऑफ विलेज। द स्मॉलेस्ट यूनिट वाज ग्रामम और विलेज। ये डिस्ट्रिक्ट को भी फिर बांटा गया था ग्रुप ऑफ विलेज में, और सबसे छोटा जो यूनिट था उस देश का उसे विलेज कहा गया था या ग्रामम या विलेज कहा गया था। यानी विलेज जो था चोला साम्राज्य का सबसे छोटा इकाई था। रेवेन्यू, उन्हें पैसा कहां से आता था? The main source of income for the Chola was the land revenue which was collected either in cash or kind by the village assemblies. चोला साम्राज्य का प्रमुख आमदनी जो था वो भूमि कर था। जमीन के कर से उनको सबसे ज्यादा पैसा मिलता था, जिसे या तो वो कैश देते थे या सामान रूप में देते थे। The two types of landlords, Brahmanas and rich farmers, known as villas, cultivated land with the help of periyas. दो तरह के वहां जमींदार होते थे। एक तो को कहा गया था ब्राह्मणास एंड दूसरे को कहा गया था रिच फार्मर्स। रिच फार्मर को विल्लालास भी कहा गया था। ये जमीन की खेती करते थे पेरियार की मदद से। द स्टेट शेयर वाज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। राज्य का जो हिस्सा था 1/3, जितना राज्य में जितना अनाज होता था, जितना कैश आता था, उसका 1/3 जो है वो राज्य को मिल जाता था। अदर सोर्स of income were duty and toll tax and taxes on mines and forests and taxes on different professions. सरकार को और भी दूसरे तरह से टैक्स मिलता था, पैसा मिलता था। वो था ड्यूटी टैक्स, टोल टैक्स, माइंस जो खान था उस पर टैक्स सरकार लेती थी, जंगल पर टैक्स लेती थी, और भी विभिन्न प्रकार के पेशाओं में वो टैक्स लेती थी। जैसे आप कह सकते हैं पॉटरी, आप कह सकते हैं वीविंग, इस तरह का काम जो लोग करते थे उनसे भी सरकार टैक्स लेती थी। इरिगेशन फैसिलिटीज, बोथ द चोला गवर्नमेंट एंड द लोकल ऑथोरिटीज गेव स्पेशल अटेंशन टू प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज। अपार्ट फ्रॉम यूटिलाइजिंग वाटर फ्रॉम द रिवर कावेरी and other rivers, the Cholas also stored water in huge tanks. The village assemblies were responsible for maintaining the tanks. The Chola also spent a huge amount on building canals and wells, thus providing irrigation facility was an important responsibility of the state and local assemblies. A sluice gate was used to regulate water supply into water channel which helped in irrigation of the fields. चोला साम्राज्य जो है सबसे ज्यादा ध्यान देती थी खेती करने पर। खेती के लिए पानी की जरूरत होती है, तो पानी की व्यवस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था इनके साम्राज्य में। ये पानी की व्यवस्था हर हाल में किसानों के लिए किया करते थे। इसके लिए वे क्या करते थे, बड़े बड़े टैंक बनवाते थे, और उसके बाद इस टैंक में पानी कहाँ से आता था, तो कावेरी नदी और दूसरी नदियों से पानी यहाँ पर आता था। इन टैंकों का मेंटेन करने का जो ड्यूटी था वो था विलेज असेंबली का। विलेज असेंबली ही इन टैंकों का रखरखाव करती थी। उसके अलावा चोला साम्राज्य जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती थी नहर बनवाने में, कुआं बनवाने में। ऐसा करके वो पानी की कमी होने नहीं देती थी अपने राज्य में। Next, local self government. Local self government in the village was a special feature of the Chola administration.
every village had a general assembly or ur, people of all castes who owned land within the village were its members. Mahasabha or Sabha was the assembly in those villages where all the land was owned by Brahmanas. These villages enjoyed a lot of freedom. The affairs of the village was managed by an executive committee whose members were either elected by drawing lots or by rotation after every 3 years. There were several committees which looked after law and order, assessment and collection of land revenue, look after the distribution of water, etc. The Mahasabha had the power to raise loans for the village and impose taxes. Thus, the local self-government enjoyed by the Chola village showed the democratic spirit of the Chola administration and their ability to delegate power and responsibility to the local bodies. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जो है वो चोला डायनेस्टी का एक प्रमुख विशेषता है। हर गांव में एक असेंबली होता था जिसे उर कहा जाता था। इस उर में उस गांव के सारे जाति के लोग उसके मेंबर हुआ करते थे और ये जो महासभा है, महासभा का जो मीटिंग होता था, महासभा और सभा वाज असेंबली इन दोज विलेज वेयर ऑल द लैंड वाज ओन्ड बाय ब्राह्मणास। ये वैसी जगह होता था जहां पर जमीन का जितनी जमीन थी उसका मालिक जो थे वो ब्राह्मण होते थे। उन्हीं जमीनों पर इनका मीटिंग हुआ करता था। ये भी गांव जो थे वो बिल्कुल आज़ाद थे, आज़ादी का आनंद लेते थे और गांव के जितने भी मामले होते थे उनको देखने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती थी जिसके मेंबर को चुना जाता था। नहीं तो हर 3 साल के बाद उनको बदल दिया जाता था। हर 3 साल के बाद एक नया मेंबर उसमें बनता था। देयर वर सेवरल कमिटीज। इसके अलावे पूरे राज्य के मामले को देखने के लिए और भी कई कमेटियां होती थी जो देखती थी कि उस गांव में कानून व्यवस्था सही है कि नहीं, टैक्स सही से आ रहा है कि नहीं, लोगों को पानी ठीक से मिल रहा है कि नहीं। इसके अलावे महासभा को यह अधिकार था कि वो लोन ले सकते थे और गांव पर टैक्स भी लगा सकते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि चोला राजवंश में डेमोक्रेटिक सिस्टम था। लोग आजाद थे और अपनी इच्छा से ही सारा काम किया करते थे और अगर काम पसंद नहीं आता था तो उसके मेंबर को भी वो बदल सकते थे। टेम्पल्स एंड स्कल्पचर। द चोला पीरियड विटनेस्ड एन इम्पोर्टेंट इन Dravidian art and architecture. The Cholas built many temples in the Dravidian style of architecture. The Brihadeshwar temple of Tanjavur and Gangai Konda Cholapuram are the finest example of Chola architecture. They have been designated a World Heritage Site. Bronze casting has a long history in South India. A large number of sculptures of bronze were cast during the Chola period. The bronze statue, image of Lord Shiva, is an example of bronze art of the Chola period. चोला वंश के जो शासक थे वो कला के भी प्रेमी थे। उन्होंने कई मंदिर बनवाए थे और वो मंदिर जो बना था वो द्रविडियन और स्टाइल का बना हुआ था। उन्होंने जो मंदिर बनवाए थे उसमें से 2 मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मंदिर थे। एक तंजावुर में बनवाए थे बृहदेश्वर टेम्पल और एक और मंदिर बनवाए थे गंगई कोंडा चोलापुरम। ये चोला कलाकृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावे इन दोनों मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। उसके अलावे वे बहुत सारे कांसा के भी मूर्ति बनवाए थे। चोला राजवंश ने बहुत
सारे कांस्य प्रतिमाएं भी बनवाई थी। वो प्रतिमाएं किसकी किसकी थी? तो लॉर्ड शिवा का जो प्रतिमा बनाया गया था वो चोला राजवंश का एक प्रमुख विशेषता है। जो नाचते हुए शिव की प्रतिमा बनाई गई थी, जिसको नटराज भी कहा जाता है, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है दोनों का। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर का भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और नटराज जो शिव की मूर्ति है, कांस्य की प्रतिमा है, नाचते हुए शिव की मूर्ति बनाई गई है, जो चोला राजवंश का एक प्रमुख विशेषता है। ये बताता है कि चोला राजवंश के लोग कला के भी प्रेमी थे। At the same time, elsewhere, around this time, India's neighboring country China, a powerful dynasty called Tang dynasty arose. इसी दौरान चोला राजवंश के दौरान ही चाइना में, भारत के पड़ोसी देश चाइना में एक शक्तिशाली राजवंश जिसका नाम था तांग डायनेस्टी, उसका उदय हुआ था। This dynasty, which remained in power for about 300 years, from 7th to 10th centuries, is regarded by the historians as a high point of Chinese civilization. ये डायनेस्टी, जब तांग डायनेस्टी का उदय हुआ और ये राजवंश लगभग 300 साल तक शासन किया था, 7th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक। और ये बताया जाता है कि चीनी सभ्यता का ये सबसे प्रमुख भाग है। This dynasty was administered by government officers who were appointed through a public service commission. ये डायनेस्टी जो था, ये वंश जो था जिसकी सरकार चलती थी, उसके ऑफिसर को नियुक्त किया जाता था पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। यानी जो व्यक्ति इस परीक्षा में पास होता था, तो परीक्षा में पास होने के बाद ही ऑफिसर बनता था। जैसे अभी भी हम लोग की ये सिस्टम यहाँ भी चलता है इंडिया में कि नौकरी के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है, एग्ज़ाम में पास होने के बाद नौकरी मिलती है। तो ये सिस्टम उस समय भी था। कल्चरली द तांग एरा इज कंसिडर्ड बाय टू बी द ग्रेटेस्ट एज ऑफ फॉर चाइनीज पोएट्री। चाइनीज पोएट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय जो है ये तांग के समय को कहा जाता है। ये तांग जिस समय राजा थे उस समय चीनी कविता बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। The Tang dynasty had trade relation with Middle East, India, Persia and Central Asia. Their capital at Chang and present-day Xi'an was one of the most popular city in the world at that time. Tang dynasty का व्यापारिक संबंध मिडिल ईस्ट कंट्री से भी था, इंडिया से भी था, पर्सिया और सेंट्रल एशिया से भी था। उनकी राजधानी जो थी चांग में थी। चांग का अभी का नाम जो है जियान है। वो उस समय का वर्ल्ड में उस समय का एक प्रमुख शहर माना जाता था। ठीक है, अब है चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। लास्ट प्लस और पॉइंट बच गया है। पीपुल हु मेड द डिफरेंस, वे लोग जो अलग माने जाते थे, ऐसा ऐसा काम किए जो उन्हें एक अलग स्थान देता है। राजेंद्र चोला वन उसमें प्रमुख थे। राजेंद्र चोला वन वो ऐसे ऐसा काम किए थे कि इतिहास में इनका नाम बड़े ही आदरपूर्वक लिया जाता है। राजेंद्र चोला वन ऑल्सो नोन एज राजेंद्र चोला, द ग्रेट was the son of Rajendra Chola I. He was one of the greatest rulers and military leaders of the Chola Empire. He became the ruler of the Chola Empire in 1014 AD. During his reign, the Chola Empire was extended to the bank of Ganges in the north, entire southern India, coastal Burma, now Myanmar and Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Maldives, etc. Apart from these regions, entire Sri Lanka was under the control of Chola Empire. The Sri Vijay king who ruled the island of Sumatra, Java, Malay Peninsula in Southeast Asia were also defeated by the Chola naval fleet. Rajendra Chola I enhanced the might, prestige and influence of Chola power as well as prosperity to its maximum strength of all times. इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं राजेंद्र चोला के बारे में कि राजेंद्र चोला चोला वंश के प्रमुख शासक थे और ये ऐसा ऐसा काम किए थे कि इनका नाम जो है अमर हो गया है।
ये अपने शासनकाल में बहुत सारे राज्यों को जीत लिए थे। इनकी नौसेना जो थी, जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं आप, बहुत पावरफुल थी और ये अपने नौसेना की मदद से बहुत सारे एशियन कंट्रीज को जीत लिए थे, जिसमें था अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, मालदीव। इसके अलावा श्रीलंका को भी लोग जीत लिए थे। इसके साथ साथ सुमात्रा, जावा, मलय, इसको भी जीत लिए थे। और इन्हें राजू चोला वंश को चोला वंश का सबसे प्रमुख शासक माना जाता है। आपका चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट डे we will start writing objective type questions, very short and long answer. Today we will finish this chapter. Reading completed. Next day we will write question answers of this lesson number 2.